हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो वीकली करंट अफेयर्स का है। और दोस्तों, चूंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर वीकली करंट अफेयर्स भी डाल दिया कीजिए, तो मैंने क्या किया है कि पूरे जो पिछला सप्ताह था उस पूरे वीक से मैंने क्या किया कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे या फिर जो हमारे प्री के लिए साथ ही साथ मेंस के लिए भी उतने ही जरूरी हों, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन हैं और उसको हम कैसे प्री में यूज करेंगे। साथ ही साथ में प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो मेंस के लिए भी कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जारी किया गया वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि भारत की रैंकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होती है, क्योंकि जितने स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं या फिर यूपीएससी में भी संभावनाएं रहती हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनकी रैंकिंग पूछ ली जाती है कि जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग है, 40वीं रैंकिंग है। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ टोटल कंट्रीज कितनी थी, 132, 132 टोटल कंट्रीज थी। और उस 132 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 40वीं थी। अब देखना है दोस्तों कि हमें इस वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी चीजें हैं ऐसे जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये कौन सा संस्करण था। तो ध्यान ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आया कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि 14वीं संस्करण था या 13वां संस्करण था, इस तरह से स्टेटमेंट करके आ गए, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये 15वां या 15th जो है संस्करण है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, वो इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन जारी करता है। तो इसको जारी करता कौन है, विपो। विपो मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कौन जारी करता है, विपो जारी करता है। फिर इसमें जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टॉप पे कौन सा स्टेट है या फिर देश है, और सबसे लास्ट में कौन सा देश है। तो दोस्तों, टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, टॉप पे कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है। सबसे लास्ट में कौन सा देश है, गिनिया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड लगभग जितनी बातें थी कि उसका ये 15th संस्करण है, विपो द्वारा जारी किया जाता है, टॉप स्टेट स्विट्जरलैंड है। और हाँ दोस्तों, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ इसमें और इंक्लूड कर दे, तो ये कह सकता है कि स्विट्जरलैंड लगातार 10वीं बार, लगातार 11वीं बार, लगातार 12वीं बार। तो स्विट्जरलैंड ध्यान रखिएगा कि लगातार 12वीं बार जो है वो टॉप पे है इनोवेशन के मामले में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और इंडिया की रैंकिंग ये पूछ सकता है कि इंडिया लास्ट ईयर कितने रैंक पे था। तो लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 46th रैंकिंग थी। और अभी कितनी है इसकी, इस समय इसकी रैंकिंग जो है 40वीं रैंकिंग है। तो दोस्तों, आई थिंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से लगभग सारी चीजें हमने कर ली हैं। सबसे पहला चीज फिर से एक रिकैप करते हैं कि इंडिया की रैंकिंग 14th, कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण, किसके द्वारा जारी किया जाता है, विपो के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप स्टेट या टॉप देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड। सबसे लास्ट में गिनिया। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष टॉप पे है। और इंडिया की जो लास्ट ईयर रैंकिंग थी वो थी कौन सी, 46 थी, और अभी उसकी रैंकिंग कितनी हो गई है, 40वीं हो गई। इसका मतलब ये है कि भारत इनोवेशन के मामले में लगातार कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है। और साथ ही दोस्तों, अगर हम लोग मान लीजिए भारत इसको जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है इसको अगर हम मेंस में कहीं भी कोट करना चाहें तो कोट कर सकते हैं। कैसे, सपोज दैट आप कहीं पे भी लिख रहे हैं कि जैसे भारत इनोवेशन के मामले में, या भारत कैसे आगे विश्व गुरु बन सकता है, या विश्व में कैसे वो अपने आप को एक नेता के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लिखते वक्त हम डायरेक्ट इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को यूज कर सकते हैं
कि हाल ही में आए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो टॉप 40 में आ गई है। तो इससे ये संभावनाएं बनती हैं कि भारत आने वाले वर्षों में भी कुछ अच्छा कर सकता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ये अभी क्या कहते हैं स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, और तो इसको कहां से कहां तक स्टार्ट किया गया है? गांधीनगर गुजरात से लेके मुंबई के बीच में। तो अब तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर करंट में कोई न्यूज होती है तो सबसे पहले ये होता है जो करंट की न्यूज है वो अगर कहीं कोई चीज नंबरिंग से संबंधित है तो सबसे पहले हम उसके पहली को भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जो पहली चली थी वो कौन सी थी या पहली कहां पे चली थी। तो जैसे सबसे पहले जो क्या कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस चली वो कहां से कहां तक चली? तो दिल्ली से लेके दिल्ली टू वाराणसी। ठीक है, वाराणसी तक चली। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि क्या कहते हैं पहली ट्रेन कब चली, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली है 2019 में। कहां से कहां तक चली? तो दिल्ली से लेके बनारस तक या वाराणसी तक। और जो ये किसके द्वारा, जो अभी क्या कहते हैं तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अपने क्या कहते हैं पीएम जी के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्या न्यूज थी इसके लिए इंपॉर्टेंट। तो तीसरी वंदे भारत कहां से कहां तक? मुंबई से गांधीनगर से मुंबई तक। और पहली इसकी शुरुआत कब हुई? 2019 में। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली? तो दिल्ली टू वाराणसी चली। और कुछ चीजें जो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें। सबसे पहले चीज, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई ये किस लिए चलाई गई या फिर इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया। प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया मतलब मेक इन इंडिया के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है कि ये वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, या इस तरह से कह सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का जो चलाया जाना है वो एक तरह से मेक इन इंडिया को और बल प्रदान करेगा। तो जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग में कभी भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे है या फिर क्या कहते हैं किस दिशा में जा रहा है, तो वहां पे आप तुरंत इसको कोट करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन, ये जो है क्या कहते हैं इसका कुछ लक्ष्य रखा गया है कि जैसे 2023 तक जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसने ये कहां पे है फ्रेंड्स? चेन्नई में। तो इसने क्या किया है कि एक लक्ष्य रखा है कि 2023 तक के कितने वंदे भारत ट्रेन बना लेगा? तो 75 ट्रेन। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो क्या कहते हैं 2023 तक लगभग कितनी बनने वाली है? तो 75 बनने वाली है। इसका टारगेट किसने रखा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रखा है। और दोस्तों ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये बहुत सारी सुविधाओं से लैस होती है, जिसमें से एक सुविधा इसकी जो है वो है कवच। ठीक है दोस्तों, तो कवच किस प्रकार की होती है? जैसे मान लीजिए कभी कोलिजन का टाइम होता है, मान लीजिए सामने से कोई ट्रेन आ रही है या फिर कहीं ट्रेन लड़ने की नौबत जब आ जाती है, तो एक कवच जो सुरक्षा कवच है ये काम करने लगता है, उसमें ट्रेन को लड़ने से बचाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन आज के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखे, और ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे मेक इन इंडिया के लिए लिख सकते हैं, या फिर जहां भी आप कहीं भी ऐसे जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात अगर कहीं पे भी करेंगे तो वहां पे वंदे भारत ट्रेन का आप कोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत के नए महान न्यायवादी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। खास करके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो बस इसके लिए इंपॉर्टेंस ये है कि इसके जितने भी स्टेटमेंट है वो आपको पता होने चाहिए। तो अभी नए जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? नए महान न्यायवादी आर वेंकट
रमणी को बनाया गया है। और ये भारत के कौन से नए महान न्यायवादी हैं, कौन से महान न्यायवादी हैं? तो ये 15वें महान न्यायवादी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 15वें हैं। इसके पहले कौन था? तो वेणुगोपाल जी थे, के वेणुगोपाल, उनको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि महान न्यायवादी के बारे में कौन कौन सी चीजें हम लोगों को इंपॉर्टेंट बातें जो है वो जान लेनी चाहिए। तो जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 76। और अगर हम ये तो केंद्र की बात हो गई, अगर हम स्टेट में देखें, राज्य में, तो राज्य में क्या इसी प्रवृत्ति का या इसी तरह का कोई ऐसा अधिकारी होता है? तो वो कौन होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल वो किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 165। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका भी ध्यान रखिएगा कि एडवोकेट जनरल भी हैं और क्या कहते हैं, महान न्यायवादी भी है। और साथ ही साथ इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, सॉरी तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। साथ ही ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता भी है, मतलब ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई महान न्यायवादी जो है वो कब तक रहेगा या कब तक नहीं रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसको जो वेतन मिलता है वो वेतन नहीं, पारिश्रमिक मिलता है। एक प्रकार का इसको पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसका निर्धारण कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ही इसका निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हो गई कि हमारा जो अटॉर्नी जनरल है उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें थे। एक तो सबसे पहला यही कि जो भी बनाए गए वो कौन से नंबर के बनाए गए, तो 15वें अटॉर्नी जनरल है। क्या नाम है उनका? तो आर वेंकट रमणी नाम है उसका और उनका। और क्या कहते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 76। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसको जो वेतन मिलता है, या वेतन नहीं, इसको पारिश्रमिक मिलता है, और जिसका निर्धारण कौन करता है? वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लगभग हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब पार्लियामेंट की अगर कोई भी बैठकें चल रही हैं तो उसमें ये जाके भाग ले सकता है और उसकी कार्यवाही में लेके और बोल भी सकता है, लेकिन तो इसको बस वोटिंग का राइट नहीं होता है, वोटिंग का अधिकार इसको नहीं होता है। तो दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भी 2022 का लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इस ये जो टॉपिक है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है। अब से लेके और आने वाली लगभग 1 साल तक जितने भी एग्जाम होंगे उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं इसमें। तो सबसे पहला तो है कौन सा? इंदौर है। ठीक है फ्रेंड, तो इंदौर के साथ साथ में इंदौर अगर है तो इंदौर किस बार ये इंदौर का कौन सा ऐसा टाइम है? तो ये इंदौर लगातार छठी बार, मतलब 6 टाइम लगातार छठी बार क्या है कि इंदौर ही स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में और कौन कौन से स्टेट हैं? तो नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे है सूरत। नंबर 3 पे कौन है? तो नवी मुंबई। नवी मुंबई वो कौन से नंबर पे है? तो वो 3rd नंबर पे है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि अगर स्वच्छ सर्वेक्षण में आपसे पूछा जाए कि सबसे टॉप स्टेट्स कौन से हैं, तो सबसे पहला यह राज्य क्षेत्र कौन सा है या शहर कौन सा है? तो सबसे पहला शहर हो जाएगा इंदौर, दूसरा शहर हो जाएगा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। तो ठीक है दोस्तों, अब कुछ चीजें हम देखते हैं इसमें कि इसको किसके द्वारा निकाला जाता है। सबसे पहले चीज तो यही देखते हैं, तो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा।
तो सबसे पहली चीज यही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि किसके द्वारा निकाला जाता है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें कई सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं, हम हर चीज के बारे में देखते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाता है कि टॉप गंगा शहर कौन सा है। रुकिए फ्रेंड्स एक मिनट, सबसे पहले यही देखते हैं कि टॉप गंगा शहर, इसका मतलब यह है कि गंगा नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो उसमें सबसे टॉप पे कौन सा है, तो उसमें है हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज ये हो गई। साथ ही साथ अगर टॉप स्टेट पूछ लिया जाए, तो टॉप स्टेट में कौन कौन सा है, सबसे पहला है एमपी, सेकंड नंबर पे कौन सा है, छत्तीसगढ़, और थर्ड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि शहर के बारे में, तो शहर कौन कौन से टॉप पे थे। सबसे पहले था इंदौर, दूसरे नंबर पे कौन सा था, सूरत, और तीसरे नंबर पे कौन सा था, नवी मुंबई। तो हमने शहर के बारे में ये देख लिया। फिर हमने देखा टॉप गंगा शहर कौन सा है, हरिद्वार है। अगर स्टेट की बात हम करेंगे तो सबसे ज्यादा स्वच्छ जो है वो मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रारंभ कब किया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रारंभ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कभी स्टेटमेंट में आ जाता है, तो प्रारंभ इसका किया गया 2016 में। तो दोस्तों इतना ही सा इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी कि स्वच्छ सर्वेक्षण से, और बहुत सारी चीजें हैं तो वो भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है तो दोस्तों, तो ये भी हमारे क्या कहते हैं प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे तभी हम एज ऑफ डूइंग बिजनेस का यूज कर सकते हैं वहां पे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, टॉप अचीवर्स स्टेट कौन कौन से हैं, तो पहले पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जारी कौन करता है, तो बाई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और टॉप अचीवर्स कौन में है, इसमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और हरियाणा है। इसमें भी फ्रेंड्स क्या है कि अलग अलग इसके क्या है वो आते रहते हैं, कि मतलब इसकी कैटेगरीज डिवाइड की जाती हैं। जैसे सबसे पहला है उभरते व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इमर्जिंग उभरते व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो उभरते व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र, इसमें सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो पहले नंबर पे इसमें है मणिपुर। सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे है मेघालय। और थर्ड नंबर पर कौन है, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उभरते व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन टॉप है, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। साथ ही साथ आकांक्षी स्टेट, दूसरा एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है, ये बहुत पूछा जाता है आकांक्षी स्टेट वाला, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आकांक्षी स्टेट में पहला कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है असम। और तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, केरल। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही काफी है अभी याद करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो ये पढ़ा कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया गया है, और उसको जारी करता कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। और ये कब से प्रारंभ किया गया ये भी देख लीजिए आप लोग।
इसका जो प्रारंभ है वो कब से है, तो प्रारंभ इसका है 2015 से। ठीक है दोस्तों, तो 2015 से प्रारंभ किया गया। सबसे टॉप अचीवर्स स्टेट कौन से हैं, तो टॉप अचीवर्स में गुजरात, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, और उसके बाद में जो उभरते व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र वाले स्टेट हैं उसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, और आकांक्षी स्टेट आप इसको जरूर याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत याद करके रखिएगा, गोवा, असम और केरला। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आपसे। और कैसा रहा आज का सेशन पूरा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं कोशिश यही करूंगा कि जो पूरे एक वीक में जैसे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। तो इसमें जैसे मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पहला नवाचार सूचकांक, एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया, दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस, तीसरा महान न्यायवादी, चौथा स्वच्छ सर्वेक्षण, और पांचवा एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये 5 न्यूज थी जो हमें प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी लगी, साथ ही साथ इसको हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो सेशन था वो कैसा रहा, क्या इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल फिर नए किसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।